नमस्कार। आज हम नेशनल हेराल्ड केस के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ साल से 2-3 बार सुर्खियों में रहा है। और वो केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेशनल हेराल्ड के प्रोमोटर्स के रूप में कांग्रेस के शीर्ष नेता भी इस केस में आरोपित हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये नेशनल हेराल्ड क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है। 1937 में शुरू हुआ अखबार नेशनल हेराल्ड आज़ादी के संघर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण औजार था कांग्रेस पार्टी के लिए। लोगों के साथ संपर्क का, उनके साथ संवाद का, उनको मार्गदर्शन का कि उनको अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में कैसे काम करना है। इसके पीछे के जो प्रेरणा स्रोत थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कितना महत्वपूर्ण अखबार था, और खास तौर से मिस्टर नेहरू के लिए, कि एक बार ये प्रस्ताव आया कि धन के अभाव में काफ़ी नुकसान होने की वजह से इस अखबार को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक सरोकार की इस तरह की गतिविधियां मुनाफे में तो चलती नहीं है। इस पर नेहरू जी का कहना यह था कि मैं अपना घर बेच दूंगा लेकिन नेशनल हेराल्ड को बंद नहीं होने दूंगा। तो इसका मतलब ये कांग्रेस की, पंडित नेहरू की और इस देश की आज़ादी की लड़ाई की एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है, जिसकी वजह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल बन जाता है जिसको तोड़ना कहीं ज़्यादा जरूरी है उससे जितना किसी जेएनयू के चरित्र के ऊपर अटैक करने से। तो सबसे पहले हमको इसके महत्व को और उसके कारणों की पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। अब ये केस क्या है? केस ये है कि 1980 के दशक तक नेशनल हेराल्ड को किसी ना किसी तरीके से चलाया जाता रहा, लेकिन धन के अभाव की वजह से और आमदनी का कोई स्रोत ना होने की वजह से, खास तौर से मुलाजिमों की तनख्वाह के और दूसरे खर्चों का एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ नेशनल हेराल्ड के ऊपर आ गया, जिससे निपटे बिना कांग्रेस की विश्वसनीयता और नेशनल हेराल्ड जैसी विरासत की विश्वसनीयता खतरे में पड़ती थी। इसलिए कांग्रेस ने यंग इंडिया नाम की सेक्शन 25 कंपनी स्थापित की और उसके माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड को दिया ताकि वो अपने सारे खर्चों से निपट सके और ये संभावना तलाश कर सके कि उसको दोबारा शुरू किया जा सकता है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस इसकी मदद के लिए कानूनी रूप से ठीक स्थिति में है। अब ये सेक्शन 25 कंपनी क्या होती हैं? मैं क्योंकि खुद अपने प्रोफेशनल लाइफ का काफ़ी अर्सा सेक्शन 25 कंपनी में काम कर चुका हूं, इसलिए आपको बता सकता हूं कि इसको नॉट फॉर प्रॉफिट भी कहा जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब है उससे मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। उसका कोई भी प्रमोटर, उसको संचालित करने वाला व्यक्ति, उसको स्थापित करने वाला व्यक्ति उसमें से एक नया पैसा भी मुनाफा नहीं ले सकता। वो सामाजिक सरोकार की कंपनी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब है जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जब तक कि वो नाजायज तरीके से, इलीगली उसमें से पैसा ना निकालें, तब तक उनके ऊपर किसी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, क्योंकि उससे कानूनी तौर से उसमें एक पैसे का भी मुनाफा लिया नहीं जा सकता। यहां तक कि यदि उनमें से कोई काम करे पूरा महीना तो भी वो तनख्वाह के रूप में एक नया पैसा नहीं ले सकता। ये सेक्शन 25 के नियम है। इसलिए जो ये ऋण कहिए या उसकी सहायता के रूप में जो भी कांग्रेस ने उसको राशि दी, वो उसकी विश्वसनीयता को बचाए रखने के लिए और उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जाएगा। और दूसरा कारण है कि क्योंकि वो विरासत है बहुत बड़ी पंडित नेहरू की, आज़ादी की और कांग्रेस पार्टी की, इसलिए उसको अपने नियंत्रण में रखना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए यंग इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया और उसके जो प्रमोटर्स हैं उसमें कांग्रेस के प्रमुख लोग हैं। अब ये केस किसने किया? मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। इस केस के बारे में मजेदार बात यह है कि 24 मार्च 2016 को ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर इसको देख रहे थे सीधे, उन्होंने अंदर रिकमेंड किया अपने डिपार्टमेंट को कि इसमें कोई टेक्निकल ग्राउंड बनता नहीं है
इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए, यह मेरी रिकमेंडेशन है। इस पर सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं, सरकार ने उस ईडी का ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर हिमांशु लाल उनका नाम था, और उनको भेज दिया गया आपके आधार कार्ड वाले डिपार्टमेंट में, और उनकी जगह एक और व्यक्ति को लाया गया जो उसका ढोल बजाने का जो काम है उसको जारी रख सके। अब ये सारा मामला नियंत्रण का भी है, क्योंकि इसमें हेराल्ड हाउस जैसी संपत्ति भी है जो दिल्ली के आईटीओस के पास हेराल्ड हाउस के नाम से जानी जाती है, मशहूर बिल्डिंग है। इसको खाली करवाने की एप्लीकेशन दी गई, जिसमें हाई कोर्ट तक उसकी इजाजत मिलती गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी कि आप इसको खाली नहीं करवा सकते। यह हुआ 2019 के 4 अप्रैल को। अब ये दोनों चीजें स्पष्ट होने के बाद कि ये सेक्शन 25 कंपनी है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस तब तक बनता ही नहीं है जब तक उससे व्यापार ना हो, मुनाफा ना हो, मुनाफा ले लिया जाए गैर कानूनी तरीके से, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता नहीं है। और ये सारा मामला नियंत्रण का है, ये जानने के बाद ये केस चल क्यों रहा है और इसके पीछे का जो व्यक्ति है सुब्रमण्यम स्वामी, वो कौन है, उसके क्या संबंध है उन लोगों के साथ जो नेहरू जी की विरासत को खत्म करना चाहते हैं, हर विरासत को खत्म करना चाहते हैं। उनके लिए 2 स्टेटमेंट काफी होंगे उनके परिचय के लिए। पहली, मिस्टर रामकृष्ण हेगड़े जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बार एक टेलीविजन इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने आप पे यह आरोप लगाया, आपका क्या कहना है, तो उनका ये कहना था कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, वो एक ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं, विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति हैं, जैसा व्यक्ति किसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर गंदी भाषा लिखने वाला होता है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूं। उनके अलावा मिस्टर राम जेठमलानी उनके अपनी ही पार्टी बीजेपी के एमपी रहे हैं राज्यसभा के, इन्हीं की तरह वकील भी हैं। उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें वो कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी एक बीमार कीड़ा है। माफ कीजिएगा, मेरे शब्द नहीं है, मिस्टर राम जेठमलानी के, कि ये एक ऐसा बीमार कीड़ा है जो जिसके साथ बैठता है उसको बीमार कर देता है। और इसका चरित्र हनन में और ब्लैकमेलिंग में बेशर्मी से वो व्यक्ति काम करता है। और आप ये सोचते हो कि आप उसको उठा के नाली में डाल देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो उसको अच्छा लगेगा क्योंकि वो वहां पनपता है। ये शब्द मिस्टर राम जेठमलानी के हैं। तो सवाल ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आए दिन मोदी सरकार पर अटैक करता रहता है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक्सपोज करता रहता है, उसके बावजूद उसको बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? उसको राज्यसभा में बीजेपी क्यों लेके आई? शायद इसलिए कि कीचड़ उछालने का काम शायद उनसे बेहतर कोई भी दूसरा व्यक्ति इस देश में नहीं कर सकता है। और वो कीचड़ को उछालने का काम अगर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पे हो, जो एक्चुअली नेहरू जी की पारिवारिक विरासत भी है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस सरकार के लिए भी और मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी के लिए भी, तो उनसे ज्यादा बड़ा टारगेट उनके लिए कौन हो सकता था? इसलिए ये केस जैसा कि नजर आता है, हालांकि इसको फाइनली अगर कोर्ट में तय होना है तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन इसके जो बिल्कुल स्पष्ट पक्ष हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये जो कोशिश हो रही हैं ये सिर्फ ढोल बजाते रहने की हो रही हैं ताकि उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। धन्यवाद।